गुनाहगार मैं भी हूँ, गुनाहगार वो भी हैं जो पंजाब के बाहर जितने भी गुरुद्वारा साहब हैं वहां इनका गुरुद्वारा साहब के अंदर विरोध क्यों नहीं किया गया कि ये खालिस्तानियों के साथ 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 हमारा सेकुलर, हमारे हिंदुस्तान के सिख समाज के उन लोगों का कोई रिश्ता नहीं है। ये हमारी वो बहनें जिनके पति, जिनके बच्चों ने मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हुए हम सोते हैं, वो जागते हैं और कुर्बानी देते हैं, उनके लिए वो सलामी देने आते, उनको याद करते हैं। और एक साथ में और यादगार किसने बनाई? नरेंद्र मोदी जी ने बनाई, शहीदों की यादगार। क्या कभी किसी ने आज तक सोचा बनेगी? आज उन्होंने बनाई। क्या वहां पत्थर उगाएगा? तू किसान है तो यार हम क्या करें? तू हमारे शहीदों का अपमान करेगा, तू हमारे तिरंगे झंडे का अपमान कराएगा तो तुम्हें छोड़ेंगे क्या? तेरे सामने हर चीज का जवाब देंगे। किसान बड़ा नहीं है, तिरंगा झंडा बड़ा है। तिरंगे झंडे की बात ही कोई नहीं करता। ये तिरंगा झंडा है, ये वंदे मातरम, ये भारत माता की जय है। तो सेम कॉपी तो यही है, टकैत भी सेम कॉपी है। तिरंगा झंडा मेरी आन बान शान है और करता राजनीति। अरे केजरीवाल की तरह मत करना, बैठ जा मरने के लिए, मरने वर्ष पे बैठ जा। अगर आंदोलन में कुछ चाहता बैठ जा वहां पे, है तेरे में हिम्मत। एक तरफ तेरे सामने कुर्सी छता का लाले, एक तरफ तो कांग्रेस की टिकट दे उसे जमानत जब्त करवाई तुमने अपनी, और दूसरी तो कहता है आंदोलनकारी कभी चुनाव नहीं लड़ते। हमने क्या कर दिए? हमें तो मुफ्त में पगड़ी मिल गई और चले गए वो लहराता हुआ तिरंगा झंडा, वो भी 26 जनवरी के दिन, जिस दिन उन मेरी बहनों को, उन माओ को, मेरे बहादुर योद्धों की पत्नियों को राष्ट्रपति बहादुरी पुरस्कार देते हैं, जिनकी बॉडी इस तिरंगे झंडे में लिपटी हुई गई थी। और जब वो तिरंगे झंडे के अपमान की खबर सुनते हैं तो उनकी आंखें भी नम होती होंगी, और वो जवान ऊपर जो चले गए जिनकी बॉडी खून से लथपथ आई थी, उनकी भी आंखें होती होगी। जहां तक टकैत की बात है, ये तो पॉलिटिकल बयान है, हमने तो किया ही नहीं, वो तो हमारे थे नहीं। तुम्हारी ऐसी की तैसी थे नहीं, किया नहीं। आंदोलनकारी हो, लीडर हो, बावक किया लोगों को, गोली चलनी चाहिए, गोली चलेगी तो हमारी आंदोलन की मांगे पूरी होंगी। आप डंडे लेके आओ, हम भी डंडे लेके आते हैं, पुलिस को गोली उसने तो यही कोशिश किया कि गोली पुलिस चलाए। जो आंदोलनकारी होते कभी चुनाव नहीं लड़ते, मैं बताना चाहता हूँ। आज चला गया बंगाल में प्रचार करने के लिए। अरे तेरे प्रचार से हार जाएगी क्या बीजेपी? में बीजेपी का नहीं हूँ, तेरे प्रचार से हार जाएगा कोई क्या? जो आंदोलनकारी होता मर जाए, मिट जाए। मैं आंदोलनकारी हूँ, मर जाऊंगा। कसम खाता ना कि मैं मर जाऊंगा जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती। मरवत रख देता। हम नारा लगाते हैं जय जवान जय किसान का। हम कहते हैं कि तिरंगे हमारी आन बान और शान है। लेकिन जब आज उसी तिरंगे की आड़ में राजनीति होती है, जब उसी तिरंगे को चोट पहुंचाई जाती है, तो क्या कहा जाए। 26 जनवरी को शायद इतिहास में कोई भूल नहीं पाएगा, ऐसा दिन था। उस दिन जिस तरीके से तिरंगे को नुकसान पहुंचाया गया उपद्रवियों के द्वारा, वो कहीं ना कहीं निंदनीय था। पूरी तरीके से कहीं ना कहीं देखा गया कि जिस तरीके से किसान आंदोलन उग्रवाद था, पूरी तरीके से उस वक्त उग्र था, अब कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में जा गया है। लेकिन ऐसे में उस वक्त, जिस वक्त 26 जनवरी पर यह हुआ था, तिरंगे को नुकसान पहुंचाया गया, राकेश टिकैत का उस वक्त बयान आया था, किसान के नेता राकेश टिकैत का, कि हमें इनसे मतलब नहीं है। ये जो भी थे, ये किसान नहीं थे जिस तरीके से तिरंगे को नुकसान पहुंचाया गया, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। और कहीं ना कहीं वो चुप्पी साधे हुए थे। लेकिन आज जब बात राजनीति की आई, आज जब बात चुनाव की आई, तो वो बंगाल में जाकर उनका ये बयान आया है कि वो तिरंगे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो तिरंगा उनकी आन बान और शान है, और वो तिरंगे के लिए मर मिटने को तैयार है। अब सवाल ये है कि क्या तिरंगे पर राजनीति करना जायज है? इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद है जो किसी ना किसी मोहताज, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, एक ऐसी शख्सियत जो करीब 14 आरडीएक्स जिनके हमले हुए, बॉडी में पूरे लोहे से है, और जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने भी इन्हें कहा था कि ये जिंदा शहीद है। हमारे साथ हैं MS बिट्टा जी, जिनसे हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले सवाल सर आपसे यही करना चाहूँगी कि आपकी जो कौम है, आप लोग देश के लिए, तिरंगे के लिए मर मिटने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसी तिरंगे की आड़ में राजनीति हो, ये कहाँ तक जायज़ है? जिस तरीके से 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ, हमारे तिरंगे को नुकसान पहुंचाया गया, देश उस दिन को कभी भुला नहीं सकता। लेकिन अब उसी तिरंगे की आड़ में लोग राजनीति करने में कहीं ना कहीं उतर आए हैं, और किसान आंदोलन ठप पड़ गया। क्या कहेंगे सर? मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि किसान आंदोलन तो ठंडे बस्ते में पड़ सकता है,
और तिरंगे झंडे का अपमान वो तिरंगा झंडा जो जलियांवाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों की कुर्बानी शहादतों से सजा गया। शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की जब फांसी के फंदे को झूला था तब ये उनके खून से उनकी शहादतों से तिरंगा झंडा बुना गया। आपने एक बहुत बड़ा प्रश्न और एक बहुत बड़ा सवाल किया कि सिख समाज कुर्बानियों का इतिहास है। आपने खुद कहा सिख समाज गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर चांदनी चौक जिन्होंने अपना शीश दिया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जिन्होंने अपने छोटे बच्चों को अपने देखते हुए नींव में चलवा दिया। किसके लिए? क्या पंजाब के लिए? मातृभूमि के लिए, देश के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, जुल्मों के खिलाफ लड़ते हुए। और तिरंगा झंडा भी इस मातृभूमि की एक शान है। अगर दुनिया में देखा जाए भारत माता की अगर पहचान क्या है, भारत माँ की पहचान, वो आज़ादी का पहला तिरंगा झंडा 26 जनवरी 15 अगस्त लाल किला में नींव इस मातृभूमि की खून से लथपथ धरती, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे उनके छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज हों, जिनको 1.5 महीना नाखून से लेके वाल तक उनके साथ उनको काटा गया, उनको तस्वीर दिए गए। हजारों कुर्बानियां, हजारों लाखों शहादतें इस धरती के अंदर। और उसके बाद हमारे जवान मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हुए, चाहे कारगिल का युद्ध हो, चाहे कत्तर का युद्ध हो, चाहे 65 की जंग हो, चाहे आज भी सीमाओं की रक्षा हो, चाहे नक्सलाइट देश विरोधियों के खिलाफ जंग हो, उनकी आखिर में खून से लथपथ बॉडी किस में आती है? तिरंगे झंडे में आती है। क्योंकि तिरंगा झंडा आखिरी टाइम पे भी हमारी शान है, जब हम जन्म लेते हैं तब भी हमारी शान है। तो उस तिरंगे झंडे का अपमान पंजाब की उस कौम के उन खालिस्तानियों ने, उन देशद्रोहियों ने, सारे सिखों को नहीं कहूँगा, सारे सिख गुनाहगार नहीं है, पर गुनाहगार मैं भी हूँ, गुनाहगार वो भी हैं जो पंजाब के बाहर जितने भी गुरुद्वारा साहब हैं, वहाँ इनका गुरुद्वारा साहब के अंदर विरोध क्यों नहीं किया गया कि ये खालिस्तानियों के साथ 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 हमारा सेकुलर, हमारे हिंदुस्तान के सिख समाज के उन लोगों का कोई रिश्ता नहीं है। ये किसी ने नहीं कहा। गुनाहगार हैं, गुनाहगार आज मैं भी हूँ। चाहे मैं 1000 बार, चाहे लाखों बार हिंदुस्तान की दुनिया में बैठे हुए हर भारतीय के हाथ जोड़ करके सिर झुका के क्षमा मांगूं, मैं क्षमा के काबिल नहीं हूँ। क्योंकि ये पगड़ी है, ये पगड़ी मौत का कफन है, ये पगड़ी दिखावा नहीं है। कुर्बानियों तो हमारे गुरु साहबानों ने दी, हमें तो मुफ्त में पगड़ी मिल गई। क्या पगड़ी की रक्षा कर पाए? पगड़ी की पहचान क्या है? ये सरदार, ये कोरोना के ऊपर सरदार साहब ने, सबने लंगर लगाए, इन्होंने मानवता की रक्षा की, इन्होंने अस्पताल पहुंचाया, इन्होंने फलाना युद्ध लड़ा। अर्जुन सिंह एयर मार्शल जिन्होंने चाइना पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए, जगजीत सिंह अरोड़ा जिन्होंने 71 की जंग में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए, अभी धनोआ एयर मार्शल जी जिन्होंने सर्जिकल ऑपरेशन बालाकोट में जाके किया और 15 मिनट में वापस आए। ये सिख कौम मार्शलों की कौम, उन्होंने तो कर्म किए, हमारे गुरुओं ने कर्म किए, भगत सिंह जी ने कर्म किए, जनरलों ने कर्म किए, फौज के जवानों ने कर्म किए, उन बहादुर योद्धों ने कर्म किए। हमने क्या कर्म किए जी? हमें तो मुफ्त में पगड़ी मिल गई और चले गए। वो लहराता हुआ तिरंगा झंडा, वो भी 26 जनवरी के दिन, जिस दिन उन मेरी बहनों को, उन माओं को, उन मेरे बहादुर योद्धों की पत्नियों को राष्ट्रपति बहादुरी पुरस्कार देते हैं, जिनकी बॉडी इस तिरंगे झंडे में लिपटी हुई गई थी। और जब वो तिरंगे झंडे के अपमान की खबर सुनते हैं तो उनकी आंखें भी नम होती होंगी, और वो जवान ऊपर जो चले गए जिनकी बॉडी खून से लथपथ आई थी, उनकी भी आत्मा रोती होगी, क्या इस तिरंगे झंडे के लिए, मातृभूमि के लिए शहादत दी थी। और जहाँ तक डकैत की बात है, ये तो पॉलिटिकल बयान है, हमने तो किया ही नहीं, वो तो हमारे थे नहीं, तुम्हारी ऐसी की तैसी थे नहीं, किया नहीं। आंदोलनकारी हो, लीडर हो, बावक किया लोगों को, गोली चलनी चाहिए, गोली चलेगी तो हमारी आंदोलन की मांगें पूरी होंगी, आप डंडे लेके आओ, हम भी डंडे लेके आते हैं, पुलिस को गोली उसने तो यही कोशिश किया कि गोली पुलिस चलाए, हालात ऐसे बने और सिख समाज की
लाशों के ऊपर राजनीति हो, सिख समाज बदनाम हो और उनके ऊपर राजनीति करके मैं एक पूरे देश में आंदोलन करके एक नया टकैत खड़ा हो गया। अरे इनके पिता तो बाबा टकैत थे, वो तो आंदोलनकारी थे, वो तो राष्ट्रभक्त थे, उनको तो आज भी हर किसान सलूट करता है। अरे तेरी तो जमानत जब्त हो गई भाई। जो आंदोलनकारी होते कभी चुनाव नहीं लड़ते, मैं बताना चाहता हूँ। आज चला गया बंगाल में प्रचार करने के लिए। अरे तेरे प्रचार से हार जाएगी क्या बीजेपी? मैं बीजेपी का नहीं हूँ, तेरे प्रचार से हार जाएगा कोई क्या? जो आंदोलनकारी होता मर जाए मिट जाए, मैं आंदोलनकारी हूँ, मर जाऊंगा। कसम खाता ना कि मैं मर जाऊंगा जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती, मरवत रख देता। कई लोग दुनिया से चले गए, हो सकता है तेरे पिता से भी ज़्यादा तेरा नाम होता। मरना कबूल नहीं है इनको, तिरंगे झंडे का अपमान भी इनको कबूल है, हो जाए, भारत माता का अपमान हो जाए, पर मैं मरूंगा नहीं, मैं तो नेता बनूंगा। तो सवाल सबसे बड़ा है कि आंदोलनकारियों ने अगर आंदोलन अपना शुरू किया था तो आंदोलन की जिम्मेदारी कौन था? आंदोलन भटक गया। अब सिख समाज से जो किसानों के आंदोलनकारी थे राज्यपाल साहब, उनकी अगर आप बात करेंगे, उनकी बातों में और टकैत की बातों में जमीन आसमान का फर्क है। वो कभी बुरा शब्द नहीं कहेंगे, वो कभी गलत बात नहीं कहेंगे, वो कभी खालिस्तान का नारा नहीं देंगे। उन्होंने कहा खालिस्तानियों अगर खालिस्तान बनाना जाओ जाके कनाडा बना लो। हमारा आंदोलन है, हम लड़ेंगे, आज़ादी है हर किसान को, हर वर्ग के व्यक्ति को आज़ादी है। सरकार के खिलाफ अगर उनकी मांगे नहीं है आंदोलन कर सकते, पर आंदोलन को उन्होंने गलत रूप नहीं दिया। गलत आंदोलन को तबाह, आंदोलन को ख़त्म, पंजाब के किसानों को मूर्ख बताना, पंजाब के किसान आंदोलन को बर्बाद करना, उसका जिम्मेदार टकैत है। उनको साइड में कर दिया, मूर्ख बना दिया। पंजाब के किसानों को मूर्ख बना के आप बन गया नेता। इसको कहते हैं पॉलिटिक्स, इसको कहते हैं गंदी राजनीति। ये मेरा सवाल है कहने का। तिरंगे झंडे का अपमान जो किया है ये सदा सदा के लिए याद रहेगा, और इसके लिए किसानों का आंदोलन खत्म हो सकता है। तिरंगे झंडे के अपमान का उतनी देर तक हमारी आवाज़ नहीं रुकेगी जब तक टकैत सिख समाज के जिम्मेदार लोग पूरे हिंदुस्तान में, हमारे पवित्र गुरुद्वारा साहिब जो पूरे देश में फैले हुए, जिनका मान सम्मान है, उनके बीच में से उन सिख समाज के नेताओं को ये कहना पड़ेगा, तिरंगे झंडे का अपमान करने वाले, ये खालिस्तानी, ये देश को तोड़ने वाले, ये हमें मुसीबतों में लाने वाले, इनकी गलतियों से जो 84 के दंगे हुए, हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं। उतनी देर तक ये आंदोलन हमारा चलता है। ये देश जवान और किसान के नाम पे ही जाना जाता है, लेकिन जवान जो है वो सरहद पे 24 घंटे तैनात रहता है, लेकिन तिरंगे के लिए तैनात रहता है। उसी तिरंगे की आड़ में राजनीति होती है। एक किसान जो है वो लोगों को खाना देता है, लेकिन उसी किसान के नाम पर राजनीति होती है। कहाँ तक जायज़ है कि तिरंगे और किसानों पर राजनीति करना? मेरी बात जी, हमने कब कहा किसान अन्नदाता नहीं? या आपने मेरे से सवाल पूछते हुए किसानों की इतनी तारीफ की, आपने किसानों को बुरा तो नहीं कहा? क्या हिंदुस्तान के अंदर किसान अन्नदाता है, किसान रोटी देता है। हम रोटी खाते हैं पर फ्री तो नहीं खाते, पैसे देते हैं ना। पर किसान तो हमारा अन्नदाता है और अन्नदाता रहेगा। उसके लिए हर सहूलत, उसकी मेहनत, धूप में, सर्दी में, बरसात में वो कड़क मेहनत करता है। पर इस देश के अंदर और भी कारोबार करने वाले, मजदूरी करने वाले बड़े हैं। अगर हम ये कहें किसान हमें रोटी देता है, क्या हम कपड़े अच्छी तरह नहीं पहनेंगे? क्या सर्दी नहीं लगेगी? क्या वो व्यापारी नहीं है? क्या बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, मजदूर है, वो व्यापारी नहीं है? क्या वो काम नहीं करते हैं? क्या आज किसान आंदोलन के कारण हमारी कितनी तबाही हो गई? आज दिल्ली से लेके आज यूपी में कई हिस्सों में लोगों के ढाबे, क्या जो ढाबा चलाता है, क्या वो एक बड़ा गरीब आदमी उसको पूछेगा नहीं? उसके ढाबे बंद हो गए, बच्चों को रोटी कहाँ से खिलाएगा? रास्ते में इतनी दुकानें सब तबाह होगी। पंजाब के अंदर कारोबार तबाह हो गए, लुधियाना के अंदर फैक्ट्रियाँ तबाह हो गई, दिल्ली के अंदर कारोबार तबाह हो गए, पूरे देश का सिस्टम जो अर्थव्यर्थ हो गया सारा। वो भी तो लोग हैं। किसान आंदोलन करो, कौन मना करता है? पर देश की इकोनॉमिक स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए। वो किसकी खराब होगी? सरकार की नहीं होगी, वो हमारी खराब होगी, वो किसान की खराब होगी, वो आम व्यक्ति की खराब होगी। अब ये बयान दे देना टकैत जी का कि मैं अब इंडिया गेट के अंदर फसल उगा दूंगा,
अरे कौन सी फसल, तू मूर्ख है क्या? किसान को पूछना चाहता हूँ, किसान को तो नहीं, मैं टकैत को, तुम मूर्ख है क्या? इंडिया गेट का इतिहास तो पहले पढ़ ले। इंडिया गेट आज़ादी से पहले का इतिहास, और वो शहीदों की यादगार है। जब जब कोई आर्मी का फंक्शन आता है, नेवी डे आता है, आर्मी डे आता है, कोई एयरफोर्स का दिन आता है, कोई और जवान जब शहीद होते हैं, तो वहाँ हमारी वो बहनें जिनके पति, जिनके बच्चों ने मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हुए हम सोते हैं, वो जागते हैं और कुर्बानी देते हैं, उनके लिए वो सलामी देने आते हैं, उनको याद करते हैं। और एक साथ में और यादगार किसने बनाई? नरेंद्र मोदी जी ने बनाई, शहीदों की यादगार। क्या कभी किसी ने आज तक सोचा बनेगी? आज उन्होंने बनाई। क्या वहाँ फसल उगाएगा? तू किसान है तो यार हम क्या करें? तू हमारे शहीदों का अपमान करेगा, तू हमारे तिरंगे झंडे का अपमान कराएगा, को तुम्हें छोड़ेंगे क्या? तेरे सामने हर चीज़ का जवाब देंगे। किसान बड़ा नहीं है, तिरंगा झंडा बड़ा है। तिरंगे झंडे की बात ही कोई नहीं करता। मैं तो आपको कहता हूँ, आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने तिरंगे झंडे को अभी छोड़ा ही नहीं, उसकी बात कर रहे हैं कि तिरंगा झंडा हमारी आन शान है। अगर आज जाके वो कहता है तिरंगा मेरी झंडा मेरी आन है, तिरंगा झंडा मेरी शान है, ये तो पॉलिटिकल बयान है भाई। जाके वहाँ पे नाक रगड़ता, लाल किला के तिरंगे झंडे के नीचे नाक रगड़ता, पुलिस वालों के आगे माफ़ी मांगता, जो पुलिस वालों को लाठी चलाई गई उन बहनों को कहता मुझे क्षमा करो, और नाक रगड़ के कहता ये मेरी गलतियों से एक खून से सजे हुए तिरंगे झंडे का अपमान हुआ है, इसका गुनाहगार मैं हूँ। क्योंकि भड़काऊ भाषण टकैत ने दिया था, पंजाब के किसान राज्यपाल साहब ने नहीं किया था। उन्होंने कहा था हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक चलेगा, इतनी शरारत से सब कुछ हुआ। एक वक्त था कि इस तरीके से राकेश टकैत ये रोते थे, बिलखते थे, और कहीं ना कहीं उनका ये बयान भी था कि मैं एक मिनट मैं रोक रहा हूँ, मैं रोक रहा हूँ जी। आपने बड़ा अच्छा था रोते ना 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 वो रोते नहीं थे। इन्होंने तिरंगे झंडे को रुलाया, इन्होंने मातृभूमि को रुलाया, इन्होंने शहीदों की पत्नियों को रुलाया, जो अपना राष्ट्रपति जी के अवार्ड लेने आई थी, इन्होंने भगत सिंह की, राजगुरु सुखदेव की रूह को रुलाया, और ये भी रोया। और ये रोया क्यों? ये रोया इसलिए था, इसकी इंक्वायरी होने वाली थी, पुलिस इसको अरेस्ट करने वाली थी, जो मुझे लगा फोर्स तो चारों तरफ लग चुकी थी। इसको पता है अगर मैं पकड़ा गया मेरी दुकानदारी खत्म। तो तभी तो इसने कहा महापंचायत का गठन। इसने जो भी कुछ किया महापंचायत का गठन सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए किया, एक कवच बनाया किसान भाइयों का। जो बोले वाले थे, पहले पंजाब के बोले वाले किसानों का नाम पे इसने पॉलिटिक्स की, इसने किसानों के आंदोलन को उनको अलग छोड़ करके अपना आंदोलन शुरू कर दिया। अब इसने मेरठ से आसपास में अपने एरिया में महापंचायत का करके सबको बुलाई कि रो पड़ा टकैत, रो पड़ा टकैत, रो पड़ा। लोग सीधे, गांव के लोग तो सीधे होते हैं, ये तो भोले होते हैं, ये तो भगवान का रूप होते हैं, वो पीछे लग गए। अब आंसू कहाँ गए? अब आंसू बंद हो गए। उस वक्त आंसू आंदोलन के नहीं थे, आंसू अगर तिरंगे झंडे पे वो निकलता टकैत का, तो शायद मैं टकैत के साथ आंदोलन पे उसको पगड़ी बना के साथ खड़े हो जाता और कहता मैं टकैत साहब मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अरे तिरंगे झंडे का तुम्हें याद नहीं, आंखों में तेरे आंसू अपनी, तुम्हें पता था मैं पकड़ा जा रहा हूँ, पुलिस पकड़ रही है, चारों तरफ से घिरा और रोने लग गया। योद्धे कभी रोते नहीं है, रोते हम भी हैं, पर हम तिरंगे झंडे के अपमान को देख के रोते हैं। रोते हम भी हैं, हम जब शहीदों के तिरंगे झंडे में बॉडी आती है तब हमारी उनके बच्चों को देख के आंसू निकलते हैं। और जब हम जंग लड़ते हैं आतंकवादियों के खिलाफ, जब जंग लड़ते हैं ये खालिस्तानियों के खिलाफ, जब जंग लड़ते हैं, और तो हमारी आंखों में आंसू नहीं है। हम रोए थे जब तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, हमारे आंसू आज भी अगर आप बात करते हैं अंदर से हमारी आत्मा रोती है, हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वो तिरंगा झंडा जो खून से सजा हुआ, आपने उसका अपमान कर दिया, आपने उसका अपमान करा दिया। तो तिरंगे झंडे का अपमान किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। इसके आंसू इसलिए निकले और निकलेंगे, इसने भारत माँ को रुलाया, इसने तिरंगे झंडे को रुलाया है, इसने 26 जनवरी का ऐतिहासिक दिन हमारे छोटे छोटे बच्चों को रुलाया है। एक जवान के लिए कितना विचलित करता है जब बात तिरंगे पे आती है या किसान पे? जब जवान मौत का कफन बांध करके घर से निकलता है, अपनी पत्नी की तरफ देखता है, अपने बच्चों की तरफ देखता है, अपनी माँ की तरफ देखता है, अपने पिता की तरफ देखता है, और ये सोचता है मैं वर्दी पहन के मौत का कफन बांध करके मैं जा रहा हूँ मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करने। एक वो माँ
जो अपने पेट से उस जवान को जन्म देती है, बहादुर योद्धे को, और दूसरी माँ भारत माँ जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को, जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर को अपने आंचल में संवार के रखती है, वो कहता है मैं मौत का कफन बांध के जा रहा हूँ, पता नहीं मैं वापस आऊँगा या नहीं। उसकी आंखें नम होती हैं, पर पत्नी, पिता, माँ, बच्चे, उनकी आंखें नम नहीं होती। उनको पता होता है कि मेरा डैडी, मेरा बेटा, मेरा पति छुट्टी में जल्दी आएगा 2 महीने के बाद। पर क्या होता है, 15-20 दिन के अंदर अंदर ऐसी कई बॉडी देखता हूँ, जवान सीने पे गोलियां खाते हुए, शरीर के टुकड़े टुकड़े होते हुए, जब तिरंगे झंडे में बॉडी आती है, वो समझता है परिवार ये अहमियत है। और जवान को ये कसम लेता है और आखिर में जब कहता है जब भी मेरी मौत आए तो तिरंगे झंडे में मुझे जरूर लगे दो। कहाँ टकैत और कहाँ जवान, कहाँ शहीदों के परिवार के बच्चे, कहाँ उनकी पत्नियां। ये कितना बड़ा फासला है, छोटा फासला नहीं है, जमीन आसमान का फासला है। एक समुद्र का किनारा इधर उन शहीद परिवारों का, उन जवानों का जो शहीद हो गए, एक किनारा समुद्र का दूसरा जो खत्म नहीं होता, वो टकैत है। ये जवान, ये शहादतों का परिवार है। मेरी टकैत से कोई लड़ाई नहीं, मेरी किसानों से कोई लड़ाई नहीं, पर मेरी लड़ाई इस मातृभूमि के लिए है, मेरी लड़ाई उस तिरंगे झंडे के लिए है, मेरी लड़ाई उस मेरी बहनों के लिए है, जिनके पतियों की, जिनके बेटों की, जिनके पिता की बॉडी तो इस तिरंगे झंडे में खून से लथपथ आई। जब आंदोलन शुरू हुआ था ऐसा लग रहा था ये निरंतर चलेगा, खत्म होने का नाम नहीं लेगा। राकेश तो कहते हैं, कहा भी था कि हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक जो कानून है वो वापस नहीं लिया जाता। अब ऐसा क्या हो गया कि जो किसान आंदोलन है पूरी तरीके से खत्म होता दिखाई दे रहा है, और राकेश तो कहते राजस्थान जा रहे हैं, यूपी में प्रचार करें, बंगाल में करें। हम छोटी सी बात उदाहरण देते हैं, आप भूल जाते हैं कई बार। जब अन्ना हजारे जी और केजरीवाल का आंदोलन रामलीला ग्राउंड में चला, देश मुसीबत में था, कई सरकार की पॉलिसियां थी उनके खिलाफ थी। आंदोलन ने एक अच्छा रूप क्यों लिया? मैं पुराना कांग्रेसी हूँ बचपन से, पर मैं कांग्रेस बाद में हूँ, सिख बाद में, पहले एक भारतीय। मैं जब बम मेरे ऊपर चले तो आगे भी चलेंगे, आखिर में मरते वक्त भी यही निकलेगा, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। जब खून बहा था मेरे शरीर के आधे हिस्से में, मेरा यही निकला, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। तो जहाँ तिरंगा झंडा आ जाए वहाँ हम पागल हो जाते हैं, जहाँ वंदे मातरम आ जाए हम पागल हो जाते हैं, जहाँ भारत माता की जाए पागल हो जाते हैं। तो हम घर में बैठे आंदोलन में साथ थे, उनके घर में बैठे साथ नहीं चले, विचारधारा के साथ भी तिरंगा झंडा है। हो सकता है इस मुल्क को नई आज़ादी मिले, हो सकता है नया महात्मा गांधी, अन्ना हजारे बन जाए, हो सकता है नया भगत सिंह जन्म लेने वाला है। इतनी करप्शन देश में, इतने जवानों की शहादत हो रही है, कश्मीर के अंदर रोज तिरंगे झंडे का अपमान हो रहा है, नक्सलाइट हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं, पूरे देश में राजनीति, पॉलिटिकल टेररिज्म फैला हुआ है। कांग्रेस की सरकार थी, देश बर्बादी की तरफ था। तो शायद इस मुल्क को नई आज़ादी और नई जनरेशन को एक नया अच्छा भारत मिले। क्या हुआ? उन्होंने ये वादा किया कि आंदोलन उस वक्त खत्म होगा जब हमारी मौत हो, हम खाना नहीं खाएंगे, हम भूख हड़ताल रखेंगे, हम मर जाएंगे। तो रखी, तो हम भी देखते रहे भाई, ये तो नई आज़ादी मिलने वाली शहादतें होंगी। अन्ना हजारे जी या तो चले जाएंगे दुनिया से, पर नया भारत दे जाएंगे, या केजरीवाल जी इस दुनिया से चले जाएंगे तो नया भारत दे देंगे। जवान भी तो रोज़ शहादत देता है, मैं भी तो 14 बार बम खाए हैं, मैं अब भी मौत का कफन बांध के चलता हूँ। मौत आएगी तो आखिर में यही निकलेगा, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। मुझे मौत से बहुत प्यार है। मुझे कई बार बड़े बड़े जगह पे मैं स्पीच जब देता हूँ, मैं कहा मुझे भगवान ने एक बहुत प्यारी चीज़ दी है। लोग हैरान होते, क्या दिया? मैं क्या आपके पास नहीं है, बड़े बड़े लोगों के पास, वो मेरे पास है। कहते क्या दिया? मैं कहा भगवान ने मुझे दी है जिसका नाम है मौत, तो मैं साथ लेके चलता हूँ, मुझे बड़ी प्यारी लगती है। कहीं भी मरना हो इस रास्ते के लिए, पता हो यहाँ बम पड़ा है और पता है तू बम के ऊपर कूदेगा, जब बम फट जाएगा, पर देश का इसमें ये फ़ायदा हो सकता है, मैं कूद कूद के शरीर के टुकड़े करा दूंगा, मुझे फ़क्र होगा।
और ये लोगों ने क्या गद्दारी की इस मुल्क के साथ, इस तिरंगे झंडे के साथ, इस वंदे मातरम के साथ, इस भारत माता की जय के साथ। हमारे जैसे करोड़ों हजारों लोग थे दुनिया में बैठे हुए जो इस आंदोलन में साथ थे, वंदे मातरम के साथ थे, भारत माता के साथ थे, इस तिरंगे झंडे के साथ थे, जिसका 26 जनवरी को अपमान हुआ, पर एक भी आवाज आम पार्टी के लीडर केजरीवाल से नहीं निकली, जिसके तिरंगे झंडे, जिसके वंदे मातरम के कारण इनकी सरकार बनी थी। अकेला छोड़ दिया तिरंगे झंडे को। क्या हुआ? मौत सामने दिखाई देने लगी, शरीर खराब होने लगा, तो फिर किसी संत महात्मा बड़े आदमी को बुलाया जाता है, कहते जूस पी लीजिए। फटाफट जूस आता है, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जूस पी लिया, आंदोलन खत्म। और जो वो गांधीवादी अन्ना हजारे जी, उनको धक्का देके भेज दिया, चलो जी आप महाराष्ट्र अपने गांव आश्रम में, हम संभालते हैं सत्ता। ठीक इतिहास सामने, सत्ता कुर्सी संभाल ली। और सत्ता संभालने के बाद जिस आतंकवादी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर ने यहाँ रायसीना रोड पे 40 किलो RDX के साथ मेरे ऊपर बम चलाया, जिसमें 38 बेगुनाह लोग शहीद हुए, 70 के करीब जख्मी हुए, सबसे पहले आकर के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी, इसकी फांसी की सजा माफ कर दो, क्योंकि हमें दिल्ली में सिख वोट चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी सरकार बनी, पंजाब में आम पार्टी ने पैर पसारे, फिर चिट्ठी लिखी पंजाब गवर्नमेंट को, इसको पंजाब में शिफ्ट कर दो, क्योंकि पंजाब को इनको सिख वोट मिले। ये तिरंगा झंडा है, ये वंदे मातरम है, ये भारत माता की जय है। तो सेम कॉपी तो यही है, टकैत भी सेम कॉपी है। तिरंगा झंडा मेरी आन बान शान है और करता राजनीति। अरे केजरीवाल की तरह मत करना, बैठ जा मरने के लिए, मरने वर्ष पे बैठ जा। अगर आंदोलन में कुछ चाहता बैठ जा, वहाँ पे है तेरे में हिम्मत। एक तरफ तेरे सामने कुर्सी सत्ता का लालच, एक तरफ तो कांग्रेस की टिकट दे, उसे जमानत जब्त करवाई तुमने अपनी, और दूसरी तो कहता है आंदोलनकारी कभी चुनाव नहीं लड़ती। मैं भी इलेक्शन लड़ा, कब लड़ा इलेक्शन? मैं नहीं लड़ना चाहता था, कब लड़ा? जब आतंकवादियों ने कहा, जब पंजाब के अंदर हजारों बहनों के सुहाग उजड़े, बच्चे यतीम हुए, 19,000 बेगुनाह हिंदू भाइयों का कत्लेआम किया गया, 36,000 बेगुनाह लोग मारे गए, नरसिम्हा राव जी ने कहा बेटा लोकतंत्र लाना है, मौत का कफन बांधना होगा। हमने मौत का कफन बांधा। हमने कहा साहब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे PM साहब, हम पंजाब में लोकतंत्र लाएंगे, हम इलेक्शन जिताएंगे और आतंकवादियों को भगाएंगे यहाँ से। उन्होंने कहा तुम्हें, और उस वक्त लड़ा, PM का हुक्म नहीं माना। और जब आतंकवादियों ने कहा बिट्टा चुनाव लड़ेगा, बम्बों से उड़ा देंगे, जो वोट डालने जाएगा हाथ पड़ देंगे, मैं अब लड़ूंगा। कहाँ लड़ा? हरमंदर साहब के आसपास मिन्नी खालिस्तान था, जीते, आतंकवाद समाप्त किया। खालिस्तान न बना था, न बनेगा, न कभी बनने देंगे। ये वादा है हमारा हिंदुस्तान की जनता से, हर हिंदुस्तानी में दुनिया में बैठे हुए। उसके बाद फिर टिकट दिया 5 साल के बाद। हमने कहा हम नहीं लड़ेंगे, कहते लड़ना पड़ेगा। हमने अपने फॉर्म को गलत भर दिया, रिकॉर्ड निकाल लीजिए, कवरिंग कैंडिडेट था, उसको टिकट दे दिया। मनिंदर की जगह पे लिख दिया मोहिंदर, बिट्टा की जगह पे लिख दिया बुट्टू, कुछ लिख लो के फॉर्म गलत, रिजेक्ट, कवरिंग कैंडिडेट को टिकट दे दिया। आज तक ना हमने किसी से राज्यसभा ली, ना राष्ट्रपति अवार्ड लिया, ना हमने कभी टिकट ली, और ना कभी अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को किसी के लिए सिफारिश की। इसको कहते हैं आंदोलन। बोनस की जिंदगी में है, कभी चुनाव नहीं हम लड़ेंगे। पिछली इलेक्शन में बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने हमें दिल्ली वेस्ट दिल्ली से टिकट दे दिया। पूछिए साहब सिंह वर्मा का जहाँ बेटा चुनाव जीता, मुझे दिया। मैंने कहा ना, ये मेरा कर्म नहीं है, मेरा कर्म यही है तिरंगे झंडे की रक्षा करना, शहीद परिवारों के लिए खड़े रहना और भारत माता की आज़ादी के लिए, रक्षा के लिए खड़े रहना, और मेरा कर्म है, कर्म को पूरा करता हूँ। ये आंदोलनकारी कहोगे? कौन से आंदोलनकारी? ये आंदोलनकारी जो तिरंगे झंडे का अपमान करते, देखते रहे तमाशा, और ये कहीं इंडिया गेट में फसलें भिगो देंगे। अरे फसलें भिगोनी है ना, जाओ जाके पाकिस्तान के आसपास बॉर्डरों में, कश्मीर में पूरी जमीन दिलवा देते हैं सरकार से। जाओ लगाओ, वहाँ सेब के पेड़ लगाओ, देखते हैं आपको कितना, आप में कितनी आपके अंदर बहादुरी दलेरी है। जहाँ सीमा है ना, जहाँ जवान धूप में खड़े रहते हैं ना, जहाँ रेत होती है, रेत, ये जैसलमेर के अंदर जवान की बंदूक भी नहीं पकड़ी रहती, इसको भेजो टकैत को उधर। अपने जो तेरे 4-5-10 दोस्त हैं, वहाँ ज़मीनें फ्री दिलवा देते, जहाँ खेती कर, पता चले जवान के हाथ में बंदूक जब पकड़ी होती है, बंदूक चलाने में दिक्कत होती है। सर्दी में जब बंदूक चलानी होती है वो मुश्किल होती है। जब बर्फ़ पड़ती है तो जवान बर्फ़ में समा जाते हैं। समाये थे ना नौजवान, जब ये JNU के अंदर नारे लगे थे, अफजल घर घर अफजल पैदा करेंगे, भारत माँ तेरे टुकड़े टुकड़े करेंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग ने कहा था, आपको याद होगा। और उसी वक्त 8 जवान
बर्फों में समाधि ले रहे थे और एक जवान मौत से लड़ रहा था। ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग वाला ये काम कर रहा है ना। जा, तेरे में हिम्मत है, जा ले जा कश्मीर में, कह सरकार को कि सरकार मुझे जमीन फ्री दे दो, सरकार तुम्हें जमीन फ्री दे देगी, मैं तेरे आंदोलन में शामिल होता हूँ। लगा सेब के पेड़, लगा खेती बाड़ी, पता लगे कि जवान वहाँ कैसे आपके लिए, हमारे लिए, तेरे लिए, तेरे परिवार के लिए जवान मौत का कफन बांध के खड़ा रहता है। हम जागते हैं, हम मजे लेते हैं, हम राजनीति करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तिरंगे झंडे को अकेला छोड़ देते हैं, भारत माँ को अकेला छोड़ देते हैं, और जवान सारी रात हमारे लिए जागता है। ये आंदोलनकारी हैं। आंदोलनकारी हुआ करते थे भगत सिंह जैसे लोग, आंदोलनकारी हुआ करते थे सुभाष चंद्र बोस जी जैसे लोग, आंदोलनकारी हुआ करते थे उधम सिंह जैसे लोग, जिन्होंने जलियांवाला बाग का बदला जाके कहाँ लिया था? इंग्लैंड के अंदर जनरल डायर को मारा था। वो थे आंदोलनकारी। तुम आंदोलनकारी हो क्या? कौन से आंदोलनकारी हो तुम? नौटंकी। हाँ, मेरे से बहस कर, मैं तो कई बार कहता हूँ आजा बहस कर, मैं तेरी बहस से हार जाऊं सजाए मौत दे देना, पर तुम बहस से हार जाओ तो दोबारा आंदोलन मत करना, बेवकूफ मत बनाओ। किसानों के हम साथ हैं। तुमने पंजाब के किसानों को मूर्ख बनाया, पंजाब के बोले बाले किसानों के साथ धोखा किया है, पंजाब के किसानों को तुमने अकेला छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी अगर बात कर रहे थे तेरे से तो कभी बात नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे पंजाब के किसानों से नहीं, पंजाब की सिख कौम, और उसके बाद किसान के आगे सिर झुकाया नरेंद्र मोदी जी ने। आओ, मैं सिख समाज की बड़ी इज्जत करता हूँ, इनकी बड़ी महान कुर्बानियां हैं। नरेंद्र मोदी जी राम जन्मभूमि के मुद्दे के ऊपर क्या झुके? नरेंद्र मोदी जी क्या सर्जिकल ऑपरेशन के ऊपर झुके? ये आम पार्टी, सारी पार्टियों ने कहा था क्यों गए थे जवान, क्यों गोली चलाई थी, हमें सारे सबूत दो, हमें हिसाब दो। क्या 370 धारा हटाई, इतना आंदोलन चला, महबूबा मुफ्ती का, फारूक अब्दुल्ला उठा के अंदर बंद कर दिया, किसी से बात नहीं की। चाइना की बाग की अगर बात कहें, मैं उस आंदोलन के खिलाफ हूँ। क्या किसी मेरी मुसलमान बहन ने, क्या मेरे किसी मुसलमान भाई ने, ठीक है जो मर्जी कहा, पर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को गाली नहीं दी, पर तिरंगे झंडे का अपमान नहीं दिया तो आपने उस वक्त भी कवर किया, मेरे से सवाल पूछो। और आपने घटिया किस्म की गाली पूरे दुनिया में आपने दिलवाई। वो नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने आपका करतारपुर साहब मौत का कफन बांध करके खोला, जो खुल नहीं सकता था जब सर्जिकल ऑपरेशन हुआ था, जब पता था खुलेगा तो जंग हो सकती, कहना जंग हो या कुछ हो। गुरु नानक देव जी महाराज की याद में, जो सबके गुरु थे, ये रास्ता खुलेगा तो खुलेगा, उसने रास्ता खोला और सिर पे दस्तार पहन करके दिखावा नहीं, वहां जाके सामने पाकिस्तान 15 किलोमीटर और छाती ठोक के खड़ा हो गया और गुरु महाराज नानक देव जी को नमस्कार करते हुए रास्ते का उद्घाटन किया। ये किया जब काबुल के अंदर एक गुरुद्वारा साहब के अंदर आतंकवादियों ने, गुरु ग्रंथ साहब विराजमान है, पाठ हो रहा है, आतंकवादी आते दर दर करके, गुरु ग्रंथ साहब विराजमान का अपमान, और माँ के सामने बेटियां, बेटी के सामने माँ पिता, खून की नदियां बह जाती हैं। गुरुद्वारा साहब के अंदर कोई संभालने वाला नहीं। उस वक्त ये कृपाने चलाने, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, जो तिरंगे झंडे का अपमान कर रहे थे, उस वक्त जाते ना काबुल में पासपोर्ट लेके, मार के आते, पता चलता मर जाते, शहीद हो जाते, दुनिया पूछती, हिंदुस्तानी सिख समाज ने दुनिया आपको सलूट करती। ये है बहादुरी। जाते आप ननकाना साहब के अंदर, जहाँ गुरु ग्रंथ साहब की बेटी, हमारे जो ग्रंथी साहब की बेटी का अपमान किया, उसको उठा लिया गया। कल एक पत्रकार का, वहाँ पे हिंदू पत्रकार का कत्लेआम कर दिया गया, मंदिरों का तहस नहस कर दिया गया। महाराजा रंजीत सिंह जिनका काबुल कंधार तक राज था, उसके स्टैचू को तोड़ दिया। ये कल की बातें, वहाँ तो आपकी जवान नहीं निकली खालिस्तानियों। उस वक्त तो कोई नहीं टकैत बोला। जम्मू कश्मीर के अंदर आज से कई साल पहले 48 के करीब सिख लोगों का कत्लेआम कर दिया गया। वहाँ आपकी कृपाने कहाँ थी? कृपाने आपकी लाल किला में ऐसे चलती थी? और झूठे मक्कारों और देशद्रोहियों और सिख कौम का, इस पगड़ी का, गुरु महाराज की पवित्र दी हुई दस्तार का अपमान करने वालों, नरेंद्र मोदी जी ने काबुल से सारे सिख समाज के लोगों को प्लेन से लेके आए। और जब ईरान इराक, जहाँ जंग इतनी बड़ी चल रही थी, जहाँ पूरा सिख समाज के लोग, पंजाबी बहुत से खतरे में थे, शिप के जरिए हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जनरल साहब उनको लेके आए। सिंह साहब जो आर्मी चीफ रहे, खुद शिप में लेके आए कि ना भाई ना, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है सिख समाज, पर हमने क्या दिया जी हिंदुस्तान को?
क्या दिया? गाली गलौज दिया, प्रधानमंत्री जी को गाली दी, तिरंगे झंडे का अपमान किया। तो मैं अपने सिख भाइयों को खास तौर पे कहना चाहता हूँ जो पंजाब से बाहर हैं, उठो, जागो, इनका विरोध करो। खालिस्तानियों का, सिख समाज का नहीं, सिख समाज की पवित्रता की रक्षा के लिए जो लोग पंजाब से बाहर सिख समाज को खतरे में डालने की कोशिश करते हैं, सिख समाज में जो दुनिया में, हिंदुस्तान में नाम बनाया है, उसका अपमान कराने की कोशिश करते हैं। हमारे पे कुछ शक न करें, निकलो मेरी तरह बाहर, विरोध करो। तिरंगे झंडे का अपमान करने वाले, इनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं, इन खालिस्तानियों से कोई रिश्ता नहीं। अगर हम नहीं करेंगे तो मैं भी, आप सब उतने ही गुनाहगार हैं जिन्होंने वहाँ पर गुनाह किया। सर आपसे दो सवाल ये थे। पहला ये कि आपने बात की अरविंद केजरीवाल की, जब ये हुआ था राजधानी दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल का कोई बयान नहीं आया था, ना उन्होंने कुछ किया था। उन्होंने सिर्फ एक बयान दिया था कि ये तो खालिस्तानी या नक्सली जो आके तिरंगे को इस तरह से चोट। देखो, जब आदमी पॉलिटिशियन बन जाता है, मैं पॉलिटिशियन रहा हूँ, ये हर चीज़ भूल जीता, ना इसको देश याद रहता है, ना वंदे मातरम याद रहता है, ना तिरंगा झंडा। और तिरंगे झंडे को हम 26 जनवरी 15 अगस्त को लहराते जरूर हैं, जो मेरा ज़िंदगी का अनुभव है। क्योंकि मेरे ऊपर पहला बम ब्लास्ट आज़ादी के तिरंगे झंडे की रक्षा करते हुए 83 में अमृतसर में, जहाँ मिनी खालिस्तान था, वहाँ चले। मुझे याद है तिरंगे झंडे की अहमियत क्या है। इनको तिरंगे झंडे को लहराना एक फॉर्मेलिटी है। 26 जनवरी 15 अगस्त का ही लहरा। मैं तो आपको कह रहा हूँ, मैं तो केजरीवाल के साथ नहीं था, मैं तो अन्ना हजारे के साथ नहीं था, मैं तो उनके आंदोलन में इसलिए साथ था कि हाथ में तिरंगा झंडा हिलाया जाता था जोर जोर से, तो मैं वहीं बैठ जाता था। मेरे लिए तो मेरी आन शान तिरंगा है, क्योंकि पहला बम खाया, 14 बार हमले लिए, तिरंगे झंडे के लिए खाए, भारत माँ की आज़ादी की रक्षा के लिए मैंने खाया, पंजाब की अमन शांति के लिए खाया। तो वो तिरंगा झंडा ही, ये तो मेरा अनुभव है, मैं तिरंगे झंडे के कारण इनके साथ था। पर बड़ी हैरानगी की बात हुई जब अफजल घर घर अफजल पैदा करेंगे, भारत माँ तेरे टुकड़े टुकड़े करेंगे, जब जेएनयू के अंदर नारे लगते हैं तो उनके लिए कोई जवाब नहीं आता। भारत माँ तेरे टुकड़े टुकड़े करेंगे और एक तरफ रामलीला में वंदे मातरम भारत माता की जय, ठीक। और उसके बाद जब तिरंगे झंडे की आन बान शान के ऊपर जब आँच आती है, तो दिल्ली की सरकार को चाहिए था कि सबसे पहले मैदान जंग में आके खड़ी होती केजरीवाल जी। जिसने इसका अपमान किया है उनके खिलाफ हमारी सरकार लड़ेगी। इनके लोगों ने तो वकील मुहैया कर दिए जिन्होंने तिरंगे झंडे का अपमान किया। इन्होंने क्या, ये जितना सिख समाज के गुरुद्वारा साहब दिल्ली में थे वो छुड़वा रहे हैं जेलों से, वो जेलों से तिहाड़ जेल से छुड़वा करके फोटो खिंचाते हैं। देखो जी, तिरंगे झंडे का, भारत माँ का अपमान करने वालों को मैंने बचा दिया। एक आखिरी सवाल सर, कि आपकी सोच क्या कहती है कि जब भी आगे कोई आंदोलन हो या कोई प्रदर्शन हो, बात तिरंगे तक ना आए, बात किसान तक ना आए, बात भारत माता तक ना आए। देखो जी, पीछे इनके विदेशी ताकतें होती हैं, ना हिंदुस्तान का कोई ऐसा व्यक्ति तिरंगे झंडे का अपमान करना चाहता है। आपको मैंने साइना बाग के आंदोलन की बात सुनाई, मैंने सारा आंदोलन देखा, हम उस आंदोलन के खिलाफ तिरंगे झंडे का अपमान नहीं किया, डिसिप्लिन रखा। वहाँ की मेरी मुस्लिम बहनों ने डिसिप्लिन रखा कि हमारी आन बान शान तिरंगे झंडे का अपमान नहीं। ये पीछे खालिस्तानी शक्तियाँ थी। ये पन्नू था यूके के अंदर जिसने कहा था हम आज़ादी के दिन तिरंगे झंडे का अपमान करेंगे, तो वो हुआ। तो उसके लिए आंदोलनकारियों के जो नेता थे उसको अपने पे जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। सरकार की तो जिम्मेदारी थी, पर सरकार ने विश्वास किया आंदोलनकारियों से, जब हमारी कमिटमेंट होगी तो आप ट्रैक्टर रैली निकालिए। अगर ट्रैक्टर रैली पीसफुल और बढ़िया निकल जाती तो दुनिया में हिंदुस्तान का नाम ऊंचा बढ़ता और इनकी मांगे भी मान ली जाती अगले दिन, मैं गारंटी से कहता हूँ। अगर पीसफुल होती, अगर तिरंगे झंडे का अपमान ना होता, अगर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे ना लगते, अगर पुलिस वालों की इन्होंने जिस तरीके से पिटाई की, किरपाने चलाई, अगर ये ना की होती, अगर पीसफुल रैली, उन ट्रैक्टर रैली पूरे दिल्ली में निकल जाती, तो किसी को कोई एतराज़ ना होता, अगले दिन मांगे भी मानी जाती और हिंदुस्तान ने दुनिया के अंदर किसानों का एक नया इतिहास बन जाता। ये मैं गारंटी से कहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ बिट्टा से, जिन्होंने हम खास बातचीत की, बहुत सारे मुद्दे पर हमने सवाल भी पूछा और उन्होंने भी बाकी से जवाब भी दिया। देखना होगा किसान आंदोलन का आखिर भविष्य जो है वो क्या होता है। आप देखते रहिए प्रो नेशन न्यूज़।